नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम लोग संस्कृत की पहली क्लास है, तो आज हम लोग संस्कृत की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, आइए एक एक करके हम सब लोग देखते हैं। तो शिक्षणम शब्दः शिक्षा धातु व लुट प्रत्यय से बना हुआ है। तो शिक्षणम शब्द जो है या शिच धातु व लुट प्रत्यय से बना हुआ है। संस्कृत भाषा जो होती है संश्लेषणात्मक भाषा मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा जो होती है वह संश्लेषणात्मक भाषा मानी जाती है। संस्कृत शुद्ध परिमार्जितम भाषा अस्ति, यानी संस्कृत एक शुद्ध भाषा है, इसके में किसी प्रकार का विकार नहीं जाता है, या एक परिमार्जित भाषा है। संस्कृत शब्द जो होता है इसमें कोई भी विकार नहीं होते, एकदम शुद्ध भाषा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण शिक्षण विधि कौन कौन सी है, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो व्याकरण शिक्षण विधि का उद्देश्य जो है भाषा का ज्ञान देना, यानी भाषा ज्ञानम यानी भाषा का ज्ञान देना। तो व्याकरण शिक्षण विधि जो है इसका होता है भाषा ज्ञानम। व्याकरण तो इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, एक शिक्षण विधि है, व्याकरण से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो व्याकरण जो है और व्याकरण पर अण प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ होता है व्याकरण का ज्ञाता, यानी व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा जाता है। तो व्याकरण को हम लोग क्या वेदों का मुख भी कहा जाता है। व्याकरण का दूसरा अपन नाम शब्दानुशासनम होता है। तो व्याकरण का दूसरा अपन नाम जो होता है शब्दानुशासनम होता है। किसके द्वारा कहा गया, तो पतंजलि के द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो व्याकरण किसके द्वारा कहा गया था, पतंजलि के द्वारा कहा गया था। व्याकरण का दूसरा अपन नाम क्या है, शब्दानुशासन है। चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुका है। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो पाणिनि, कात्यायनी, या जिसको हम लोग वरुचि भी कहते हैं, पतंजलि। तो पाणिनि को हम लोग अष्टाध्यायी भी कहते हैं, कात्यायनी या वरुचि को वर्तिका, और पतंजलि को महाभाष्य के रचयिता थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण शिक्षण विधि जो है प्राचीन और परायण विधि भी है। तो व्याकरण शिक्षण विधि जो प्राचीन और परायण विधि है, इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं, सूत्र विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, अव्यकृत विधि। उसके बाद दूसरे में आता है जो नवीन या आधुनिक विधि, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि एवं समवाय विधि। ठीक, तो परायण विधि कैसी होती है, आइए देखते हैं। तो परायण विधि जो होती है या वैदिक मंत्रों का शास्वर पाठ परायण कहलाता है। तो वैदिक मंत्रों का शास्वर पाठ जो परायण होता है परायण कहलाता है। इस विधि का प्रयोग पाणिनि जी ने किया था। किसने किया था, पाणिनि जी ने किया था। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। तो यह विधि जो होती है वह कंठस्थीकरण पर बल देती है। परायण करते समय ब्रह्मचारी पूर्व दिशा की तरफ मुख करता है तथा बीच में कोई भी बातचीत नहीं की जाती है। इस विधि में बार बार नियमों की आवृत्ति की जाती है। तो परायण विधि जो होती है वैदिक मंत्रों का शास्त्र पाठ या परायण कहलाता है। इस विधि का प्रयोग पाणिनि जी ने किया था। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। परायण करते समय ब्रह्मचारी या पूर्व दिशा की तरफ मुख करता है तथा बीच में कोई भी बातचीत नहीं की जाती है। इस विधि में बार बार नियमों की आवृत्ति की जाती है। चलिए, सूत्र विधि क्या होती है, तो इसे पांडित्य विधि भी कहते हैं हम लोग। सूत्र विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पांडित्य विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग पाणिनि व कात्यायन ने किया था। तो इस विधि का प्रयोग किसने किया था, पाणिनि एवं कात्यायन ने किया था। इस विधि के द्वारा व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। तो इस विधि के द्वारा व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। सूत्र मुख्यतः 6 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, पहला संज्ञा, दूसरा परिभाषा, तीसरा विधि, चौथा नियम, पांचवा अतिदेश, छठवां अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि देखते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इसको हम लोग भंडारकर विधि के नाम से भी जाने जाते हैं। यह विधि व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। तो यह विधि जो होती है या व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। इस विधि के प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर माने जाते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक थे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर माने जाते हैं। इस विधि में भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस विधि में व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। चलिए व्याख्या विधि देखते हैं। तो व्याख्या विधि क्या होती है,
इस विधि का प्रयोग पतंजलि जी ने किया था। इस विधि का प्रयोग किसने किया था? पतंजलि जी ने किया था। यह विधि सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। तो यह विधि जो होती है सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। वहीं व्याख्या के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी 4 अंग होते हैं। ठीक, कौन कौन से? चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, जिस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं उनको समझने के लिए अन्य सूत्र की सहायता लेना वाक्याध्याहार कहलाता है। ठीक, वाक्याध्याहार कहलाता है। अब अव्याकृति विधि क्या होती है? इस विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में भाषा के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि अभ्यास पर बल देती है। तो जो अव्याकृत विधि होती है, यह विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में भाषा के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि अभ्यास पर बल देती है। चलिए, नवीन एवं आधुनिक विधि देखते हैं। सबसे पहले आगमन विधि देखते हैं। तो आगमन विधि जो होती है, इस विधि को व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। तो इस विधि को व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। उदाहरण से नियम की ओर, इसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर बताते हैं। प्रत्येकम यानी प्रतिधन एकम, इसको हम लोग इको लक्ष्य। ठीक, लक्ष्य से लक्षण की ओर, इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यह विधि निम्न स्तर की उपयोगी है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती है। इस विधि में छात्र जो होते हैं वह सक्रिय रहते हैं। वहीं इस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, वहीं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और उदाहरण से नियम की ओर और शिक्षण सूत्रों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। ठीक, तो आगमन विधि जो होती है, इस विधि को व्याकरण शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर हम लोग चलते हैं। इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यह विधि निम्न स्तर हेतु उपयोगी है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। इस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्रों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। वहीं निगमन विधि क्या होती है? इसमें नियम से उदाहरण की ओर किया जाता है। जैसे आदगुणा, रमेशा, रमाधन, ईसा, लक्षण से लक्ष्य की ओर। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। इस विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि के द्वारा अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर एवं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, वहीं इत्यादि शिक्षण सूत्रों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहलाती है। तो जो निगमन विधि होती है, इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण के माध्यम से नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक, तो यह विधि जो होती है आगमन विधि के विपरीत मानी जाती है। यह विधि उच्च स्तर हेतु है, यानी यह हाई लेवल एजुकेशन के लिए बनी हुई है। यह विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। इसमें फार्मूला आदि रटवाया जाता है, नियमों को रटवा कर पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। ठीक, इस विधि के द्वारा अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर एवं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर इत्यादि शिक्षण सूत्रों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। यह विधि को हम लोग अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। अब समवाय या सहयोग विधि क्या होती है? तो इस विधि में व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस विधि में व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं किया जाता है। प्रसंग आने पर उसी स्थान पर व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो समवाय या सहयोग विधि जो होती है, इस विधि में व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं करते हैं हम बच्चे। प्रसंग आने पर उसी स्थान पर व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। नोट, एक इसको इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। जब प्रश्न से आगमन या निगमन एक साथ हो तो इसे ही हम श्रेष्ठ विधि कहा जाएगा। तो जब प्रश्न में आगमन निगमन एक साथ हो तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? श्रेष्ठ विधि कहेंगे। यानी आगमन विधि भी हो, निगमन विधि भी हो, तो उसे हम लोग श्रेष्ठ विधि कहेंगे। कौन सी विधि कहेंगे? श्रेष्ठ विधि कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण विधि देखते हैं। तो नाटक शिक्षण विधि का जो उद्देश्य होता है संस्कार या चरित्र शिक्षणम होता है, यानी संस्कार और चरित्र शिक्षण का ज्ञान कराया जाता है। इसमें भरत मुनि जो थे नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता के इनके अनुसार इनको 3 उसमें बांटा गया है: हितोपदेश जननम ज्ञाननम, विशांति ज्ञाननम, विनोद ज्ञाननम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श नाट्य विधि क्या होती है?
तो इस विधि में सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक करता है तथा छात्र जो होते हैं निश्चितता महसूस करते हैं। यानी आदर्श नाट्य विधि जो होती है, इस विधि में सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक करता है तथा छात्र निश्चितता महसूस करता है। रंगमंच अभिनय विधि क्या होती है? रंगमंच अभिनय विधि देखते हैं तो नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यह विधि बहुत खर्चीली होने के कारण सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि को व्ययकारी या खर्चीली विधि भी कहा जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। तो रंगमंच अभिनय विधि जो होती है, नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु यह विधि बहुत खर्चीली होने के कारण सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि को व्ययचारी या खर्चीली विधि भी कहा जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। चलिए, व्याख्या विधि क्या होती है? व्याख्या विधि में कक्षा अभिनय विधि देखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को पात्रों की भूमिका दे देता है तथा छात्र प्रसंगानुसार वांछित अभिनय करते हैं। इसमें विधि में जो शिक्षक होते हैं और छात्रों को पात्रों की भूमिका दे देते हैं तथा जो छात्र होते हैं प्रसंगानुसार वांछित अभिनय करते हैं। वहीं समवाय विधि क्या होती है? इसे नाटक शिक्षक की सब्जेक्ट विधि कहा जाता है या उक्त सभी विधियों का मिश्रण मानी जाती है। जैसे 15 अगस्त व 26 जनवरी को आप लोग बच्चे लोग नाटक नहीं प्रस्तुत करते 15 अगस्त पे स्कूल कॉलेज में, तो इसे नाटक शिक्षक की सब्जेक्ट विधि कहा जाता है या उक्त सभी विधियों पर मिश्रण मानी जाती है। चलिए, गद्य शिक्षण देखते हैं। तो इसका उद्देश्य जो होता है ग्रहम अभिव्यक्त्यस्य। तो इसमें जो वेद हैं 4 हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है कौन कौन से वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद किसको कहते हैं? हम लोग ऋग्वेद को कहते हैं, प्राचीनतम वेद है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। और 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में गद्य शब्द का दर्शन हुआ है या मिला है? तो यजुर्वेद में गद्य शब्द का दर्शन हुआ है, मिला है। वहीं वेदांग जिसमें 6 खष्ट हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। गद्य दो में कथा, कल्पित, कादम्बरी, आख्यायिका, हर्षचरित्रम आदि आते हैं। विधि कौन कौन सी हैं? तो विधिगत शिक्षण में कठिन्या निवारण के नाम से भी जाना जाता है। तो गद्य शिक्षण को कठिन्य निवारण के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम गद्य शिक्षण की विधियाँ देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।